लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान द्वारा खोजी गई थी और संस्थापना की गई थी, दो भागों में बांट दी गई। एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कहलाई, दूसरा जनशक्ति पार्टी रामविलास कहलाई। जब हम इनके उम्मीदवार चयन की ओर देखते हैं तो हमें देखने में मिलता है कि जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है वो ऐसे उम्मीदवारों पर ज़्यादा ध्यान फोकस करती है जो कम आय रखते हैं, समाज में एक बहुत ही निम्न पायदान पर रहते हैं। जब हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर देखते हैं, उनके उम्मीदवारों में हमें थोड़े संपन्न वर्ग के एससी कैटेगरी के उम्मीदवार देखे जाते हैं। बखरी विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है। एक तरफ जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय ने अपने एक महिला उम्मीदवार को उतारा है जिसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं पास है। प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवार लोगों के लिए हमने बहुत सारे स्कीम्स तो बनाए, पर उन स्कीम्स का वो फायदा नहीं ले पाते क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या है वो 12वीं तक पास नहीं होते। इसलिए एससी एसटी वर्ग में अगर कोई 12वीं पास है तो हम उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति मानते हैं। जो ये नीरा देवी हैं या नीरा कुमारी हैं, ये 39 साल की हैं, 12वीं पास है, इनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं है, 1,50,000 के पास इन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में बताया है। दूसरी तरफ जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उनके उम्मीदवार हैं संजय कुमार। इन पर एक क्रिमिनल केस भी है, पर ये क्रिमिनल केस अभी चल ही रहा है, पेंडिंग है। इसमें बेसिकली 188 जैसी धाराएं लगी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि ये किसी पब्लिक सर्वेंट से कुछ लड़ाई वगैरह हो गई होगी, इसके खिलाफ इन पे केस कर दिया। पर ये कोई बड़ा ऐसा क्रिमिनल केस नहीं है जिसके लिए हम इन्हें नकार दें। पर अगर इनकी संपत्ति पर हम ध्यान दें तो इनके इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार इनकी पास कुल मूवेबल प्रॉपर्टी 22 लाख के आसपास है, जो कि अच्छी संपत्ति मानी जाती है बिहार में। तो जब हम देखते हैं कि ये एक ही पार्टी से निकली दो पार्टियां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, कैसे एक एससी एसटी वर्ग में दो विभागों को दिखाता है। एक जो सच में एससी एसटी के उपयोग को दर्शाता है, दूसरा जो एक संपन्न वर्ग से आते हैं पर एससी एसटी के हैं। जब हम इस डिबेट में पढ़ते हैं कि हम किसे एससी एसटी वर्ग में रखें, उन्हें जो सामाजिक या फिर आर्थिक वर्ग से ऊपर उठ चुके हैं, मतलब उनकी संपत्ति अच्छी खासी बन गई है। दूसरी तरफ एक उनकी कैंडिडेट हैं नीरा देवी, जो कि एक मजदूर हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से अपना उम्मीदवारी दिया है। तो एक डिबेट तो उठता ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने एससी एसटी के लिए रिजर्व किया है, वहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट जो बहुत ही संपन्न है पर एक एससी एसटी का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाकर वो चुनाव लड़ लेता है, क्या वहाँ पर हम एससी एसटी कैंडिडेट के हक को नहीं मार लेते? क्योंकि कोई ज़्यादा बाहुबल संपन्न या फिर आर्थिक संपन्न व्यक्ति इलेक्शन कैंपेन्स में बहुत ज़्यादा खर्चा कर ये संभावना बना लेता है कि वो जीत जाए। पर दूसरी तरफ जिसके लिए हमने एससी एसटी एक्ट लगाया कि सामाजिक पिछड़ेपन को हम एक एक उम्मीदवार दें जो उस वर्ग को प्रतिनिधित्व करे, नीरा देवी जैसे लोग उन्हें प्रतिनिधित्व कर पाएंगे अगर वो जीतें। पर जब बाहुबल और पैसे बीच में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह करने में वो पीछे छूट जाएंगी और जनता तक वो नहीं पहुंच पाएंगी। तो ऐसे में अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट बहुत ही आर्थिक संपन्न है और वो जीत जाता है, तो क्या हम ये मानेंगे कि उस क्षेत्र में बेसिकली हमने एससी एसटी कैंडिडेट को नहीं जीता है, एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को जीता है?